वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, और उसी में हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन जो 2023 में लेटेस्ट पूछे गए थे वो सारे कवर कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम 20 जनवरी 2023 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर बना था उसको पूरा अच्छे से देखने वाले हैं, पूरा डिटेल में उसको समझेंगे। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए NCERT 6, 7, 8 के, तो आप मेरी मेल ID shilpi ch511@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 9411662115। आपको नोट्स और सारे प्रीवियस ईयर विद आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। देखिए, अभी भी अगर आपके पास आपकी रेस्पॉन्स शीट है पेपर 2 की, तो प्लीज़ उसको शेयर करें। और बेसिकली जो आपको रेस्पॉन्स शीट शेयर करनी है, जो फरवरी के लास्ट में पेपर हुआ था, 4 तारीख में हुआ था, 6 में हुआ था और 7 फरवरी, अगर इनकी रेस्पॉन्स शीट आपके पास हैं, और 30th जनवरी और साथ में 4, 6, 7 फरवरी, बस इन्हीं की अगर रेस्पॉन्स शीट आपके पास हैं तो प्लीज़ उनको शेयर कर दें। मेरी मेल ID पर आप अपनी रेस्पॉन्स शीट भेज सकते हैं। आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। बहुत से बच्चे डाउट में आ रहे हैं कि मैम हम रेस्पॉन्स शीट भेजेंगे, हमारी प्राइवेसी तो नहीं, आप शेयर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी रेस्पॉन्स शीट जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपनी मेल ID पर भेज सकते हैं, और मैं उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगी। तो आप सिंपली भेज दीजिए और मैं यहाँ पर उसको पेपर को सॉल्व करा दूँगी, ताकि जो आगे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो उससे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं 20 जनवरी के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। देखिए, क्वेश्चन 6, 7, 8 को ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। एक या दो क्वेश्चन जो हैं किन्हीं किन्हीं शिफ्टों में जो है 9th क्लास से या 10th क्लास से पूछ लिए गए हैं, तो उन एक दो क्वेश्चन के पीछे आपको 9, 10th नहीं पढ़नी है। 6, 7, 8 को ही बहुत ज़्यादा डीप में जो है अच्छे से गहन चिंतन कर कर पढ़ना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा सीटेट में। और अगर आपको पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, 32 क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेंगी थ्योरी की। तो प्लीज़ उन 32 क्लासेस को देखिए थ्योरी की, उसके बाद ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, तो 80% क्वेश्चन जो है आप कर ले जाएंगे। और अगर आप वो 32 क्लासेस की प्लेलिस्ट थ्योरी वाली देख लेते हैं, और 2021-22 के जो सारे शिफ्ट मैंने मैराथन के थ्रू ही आपको पिछले साल कराए थे, वो सारे शिफ्टों के क्वेश्चन देखेंगे, और साथ में ये जो लेटेस्ट हैं 2023 के शिफ्टों के क्वेश्चन ये देख जाएंगे ना, तो आप साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर जो है वो करेंगे। क्योंकि आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका भी आ जाएगा और आपकी थ्योरी भी अच्छे से कवर हो जाएगी। बस यही स्ट्रैटेजी है जो आपको साइंस के लिए फॉलो करनी है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन प्लांट, निम्न में से कौन सा प्रक्रम पौधों में संपन्न होता है। अब देखिए, आपने देखा होगा ये जो इंजेशन होता है, जब हम ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं इंजेशन। ह्यूमन क्या करता है, माउथ में खाना लेता है और उसे गल्प कर लेता है, अंदर को निगल लेता है अपने फूड पाइप के थ्रू, जो उसकी ईसोफेगस होता है उसके थ्रू वो निकल के उसके स्टमक में जाता है, वो इंजेशन है, अंत ग्रहण है। देखिए, इस तरह का प्रोसेस प्लांट में आप खुद सोचिए, क्या उनमें ऐसा होगा कि वो खाना लेते हैं और उसको निगल के नीचे पहुंचाते? नहीं, ये जो इंजेशन है सीधी सी बात है ये प्लांट में नहीं होगा। ये स्वेलिंग ऑफ फूड जो माउथ के थ्रू होता है ये ह्यूमन में देखने को मिलता है। तो ये जो इंजेशन है ये पौधों में नहीं होता, और जब ये नहीं होता तो ई बाहर होगा, और ई हमको 3 ऑप्शन में दे रखा था, तो यहीं से हम अपने आंसर पे जो है वो पहुंच जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन को समझिए वहाँ पर कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। खुद ही सोचिए, इंजेशन मैम ने ह्यूमन में क्या समझाया था, ये समझाया था कि जो हम खाना लेते हैं माउथ में, उसको जो स्वेलो करते हैं, गल्प करते हैं फूड पाइप के थ्रू, हमारे ईसोफेगस के थ्रू वो हमारे स्टमक तक जाता है, वो है इंजेशन। तो वो अंतग्रहण जो है आपका पौधों में नहीं होगा। बाकी उत्सर्जन होता है, जैसे आपने देखा होगा जो स्टोमेटा होता है, पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, गैसेस वगैरह का एक्सचेंज होता है, पानी जो है इवेपोरेट होकर बाहर जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो पौधों में एक्सक्रीशन होता है, ट्रांसपिरेशन तो हो ही गया, वाष्पोत्सर्जन। पौधों में क्या होता है, पानी जो है, थोड़ा सा पानी वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, और बाकी बचा हुआ पानी जो है पत्तियों के स्टोमेटा जो रंध्र हैं उनके माध्यम से बाहर जो है निकल जाता है। वो आपका सकन पुल जो है वही आपका ट्रांसपिरेशन है। एब्जॉर्प्शन करते हैं, बिल्कुल अवशोषण करते हैं। बहुत से न्यूट्रिएंट जो हैं आपके जाइलम टिश्यू के माध्यम से, फिल्म टिश्यू के माध्यम से जो फूड मटेरियल है वो क्या होता है, वो हमारे प्लांट जो हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और उनके
जब उनको एब्जॉर्ब करते हैं उनके बाद उनका एसिमिलेशन जो स्वांगीकरण होता है उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जो है उनको भेजते हैं। जैसे जो चीज़ हमने ले ली उसके जो पोषक तत्व हैं, जैसे खाना बना लिया लीव्स ने, तो वो लीव्स क्या करेंगे फिर उसको सारे न्यूट्रिएंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल को अलग अलग पार्ट में जो है पौधों के भेजेंगे, और वही क्या होता है भेजना, एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। तो ये चारों चीज़ें पौधों में देखने को मिलती हैं, एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। बस इंजेक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। असर्शन यहाँ पर दिया है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, और हमें जो करेक्ट ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका चुनाव करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। हरी पत्तियों के अलावा अन्य पत्तों में भी पर्णहरित जो है वो होता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए कुछ जो पत्तियां होती हैं उनमें अदर पिगमेंट जो है वो भी देखने को मिलता है, जैसे रेड हो गया, ब्राउन हो गया। आपने देखी होंगी रेड कलर की पत्तियां होती हैं, ब्राउन कलर की पत्तियां होती हैं, तो वो अदर पिगमेंट जो कलर है वो बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से जो ग्रीन पिगमेंट है वो उसमें छुप जाता है, लेकिन उनमें ग्रीन क्लोरोफिल ज़रूर होता है, और उसी की वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर रीज़न और असर्शन जो है वो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। कारण और अभी कथन जो है वो दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो गुलाब का पौधा होता है वो हमें रेड क्यों दिखाई देता है, और कुछ रोज़ जो होते हैं वो ब्लैक भी दिखाई देते हैं। तो देखिए जो रेड होते हैं वो इस वजह से दिखाई देते हैं, देखिए जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं वो लाइट जब पड़ती है बाकी सारे रंग जो हैं वो रोज़ क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन जो रेड कलर है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। जौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा वही कलर हमारी आंखों को दिखेगा। तो वहाँ रेड कलर रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होता है, हमें जो रोज़ है वो रेड दिखाई देता है। सेम ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि अगर कोई फूल ग्रीन दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर सिर्फ ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो पौधा हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर कोई हमें फूल ब्लैक दिखाई दे रहा है तो ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और किसी भी कलर के रिफ्लेक्ट होने की ना वजह से, किसी भी कलर के परावर्तन ना होने की वजह से क्या हो रहा है, वो फूल हमें काला दिखाई दे रहा है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर है कि जो अदर कलर के पिगमेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन पिगमेंट जो है वो वहाँ पर छुप जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा या ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा, वो होगा, और उसी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस भी टेक प्लेस करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी वहाँ संपन्न होगी। तो ए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड कंटेन थाउजेंड ऑफ विली, बिल्कुल सही बात है। छोटी आंत अति कुंडलित होती है और उसमें हजारों दिग्र रोम जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ये हाईली क्वाइल्ड होती है क्योंकि जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और उसको पूरा होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये बहुत लॉन्ग होती है और हाईली क्वाइल्ड होती है। इसमें विलीज होती हैं, ये हमने बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस तरह से ये विलीज होती हैं। ये क्या करती हैं, ये न्यूट्रिएंट जितने भी फाइनल डाइजेशन होने के बाद जो हमारा खाना है, प्रोटीन है, वो अमीनो एसिड में बदल गया, जो हमारे फैट हैं वो फैटी एसिड में बदल गए, जो हमारी शुगर है वो ग्लूकोज में बदल गई, तो वो सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो क्या करते हैं, विली के थ्रू होते हुए हमारे वहाँ से निकलकर जो उसमें ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो वहाँ से स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन जो है उसका देखने को मिलता है विली के माध्यम से। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ होती हैं, यहीं से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में जो है सप्लाई आगे चल के होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए सेकंड ऑप्शन को कितना घुमाकर पूछा गया और यही गलत है। लीवर रिसीव बाइल जूस, देखिए लीवर जो होता है, जो आपका पित्ताशय होता है, सॉरी यकृत होता है, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, ये बाइल जूस को रिसीव नहीं करता, ये तो बाइल जूस को ग्रहण नहीं करता, ये बाइल जूस को उत्पन्न करता है, स्त्रावित करता है, सीक्रेट करता है। तो यही बात यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगी कि रिसीव बाइल जूस, ये रिसीव नहीं करेगा, उस बाइल जूस को लीवर क्या करता है, सीक्रेट करता है, स्त्रावित करता है, और उसको फिर रिसीव कौन करता है टेम्परेरी थोड़े समय के लिए, वो आपका पित्ताशय करता है, गैल ब्लैडर करता है। और ये जो बाइल जूस है इसका काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फैट के डाइजेशन में ये बहुत मदद करता है। तो जिन लोगों का गैल ब्लैडर पित्ताशय निकल जाता है तो उनको फैट से संबंधित जो भोजन है वो बहुत कम लेना चाहिए, क्योंकि उनके डाइजेशन में फैट जो है वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट वहाँ पर नहीं हो पाता, क्योंकि जो उनका बाइल जूस है वो गैल ब्लैडर होगा नहीं, तो वहाँ पर टेम्परेरी वो स्टोर होगा नहीं, और जब वहाँ पर फैट के डाइजेशन में उसको
क्या कहते हैं, पित्तरस की, बाइल जूस की ज़रूरत होगी स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो उस टाइम पर बाइल जूस वहाँ पर उसको नहीं मिल पाएगा। तो यही यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन गलत है। बाकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, वो हमारी चौड़ी होती है। चौड़ी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो जो है इकट्ठा होता है, तो वो वाइडर होती है और साथ में शॉर्टर होती है, छोटी होती है। छोटी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर कोई डाइजेशन की प्रक्रिया तो होती नहीं है, सिर्फ पानी एब्जॉर्प्शन और जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं, वेस्ट जो है वहाँ पर कलेक्ट होगा, तो वो मतलब कलेक्ट होगा मतलब वो तो हमारे रेक्टम में जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो वो आगे फर्दर जाता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन, वेस्ट प्रोडक्ट इन डाइजेशन गेट कलेक्टेड इन रेक्टम। ये देखिए जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है बन गए हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, वो कहाँ आकर कलेक्ट हो जाते हैं, वो हमारे रेक्टम में, मलाशय में जो है वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और हमारे एनस के थ्रू क्या होता है, हमारे गुदा द्वार के थ्रू जो है वो निष्कासित हो जाती हैं। ये बात भी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर गलत था। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ठीक क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बच्चे इससे घबरा गए थे ये क्वेश्चन जब आया था। द लीस्ट काउंट ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज एक्स एंड ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज वाई। तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई बताने हैं। देखिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इसका जो परिसर होता है, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस में बात कर रही हूँ, इतनी सेल्सियस में होती है। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है जो आप याद रखेंगे 35 से 42। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस जो है वो इनकी रेंज होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखेंगे। ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इसमें मर्करी होती है, ठीक है, और इसमें इसे हम बॉईल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो वहाँ पर ये फट जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है और इसकी रेंज जो है वो 35 से 42 है। अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ पर वो फट सकता है। तो ये कुछ कथन निष्कर्ष बनाकर भी आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर से और साथ में प्रयोगशाला थर्मामीटर से। तो इनकी रेंज भी आप याद रखेंगे। अब देखिए ये 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, अगला आता है यहाँ पर 36। तो बीच में ये जो होता है ये 5 डिवीज़न में डिवाइड होता है। और 5 डिवीज़न में कैसे डिवाइड होगा, 0.2 मतलब 35.2, 35.4, 35.6, 35.8। तो ये 4 होते हैं, लेकिन जब हम इसे काउंट करेंगे 4 को तो ये कुल मिलाकर कितने बैठते हैं, 5 बैठते हैं। तो ये 5 डिवीज़न में यहाँ पे बढ़ जाता है। एक तो 35 से 35.2 का हो गया एक डिवीज़न, 2 से 4 का दूसरा, 4 से 6 का तीसरा और 6 से 8 का चौथा और 8 से लेके 36 का पाँचवा। तो इस तरह से ये 5 डिवीज़न जो है यहाँ पर हो जाती हैं। तो अगर मैं मिनिमम लिस्ट काउंट की बात करूँ, जो न्यूनतम गणना होगी वो इसमें 0.2 हो जाएगी, क्योंकि वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है और जब 5 सेक्शन में डिवाइड होते हैं तो उसका एक हिस्सा बात करी जाए तो वो 0.2 जो है वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 0.2 वाला ऑप्शन एक ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर में अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऐसे चलता है जैसे -10 हो गया। अब सपोज यहाँ पर फिर 0 आएगा एक बार, है ना, और उसके बाद 0 पे 10 आएगा, फिर 10 के बाद 20 डिग्री, इस तरह से इसमें होता है। 20 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 40 डिग्री। तो 10 से 20 डिग्री जब हम जा रहे हैं तो बीच में 10 डिवीज़न होंगे। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे फिर 20 डिग्री आएगा। तो एक डिवीज़न एक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट होगा लेबोरेटरी थर्मामीटर के लिए वो 1 सेल्सियस होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 से 20 डिग्री के बीच में कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है। तो उसमें जो लीस्ट काउंट आ सकता है वो 1 डिग्री का जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, वूलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रीजन फॉर दिस। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है, ये हमको यहाँ पर बताना है। वूल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये यहाँ पर गलत होगा। ऊन ऊष्मा का सुचालक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, जो ऊष्मा के सुचालक होंगे, वो अपने अंदर से हीट को उतनी ही जल्दी बाहर भी निकाल देते हैं। जैसे रेत होता है, दिन के समय बहुत गर्म होता है, वो गुड कंडक्टर है हीट का, तो उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन रात के समय में वही वहाँ पर क्या होता है, रेत बहुत ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारी हीट को बाहर कर देता है। तो जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड वहाँ पर क्या होते हैं, उसको निकालने में भी जो है वहाँ पर गुड होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम वूल को गुड कंडक्टर नहीं कहेंगे। अगर ये गुड कंडक्टर होती तो हीट को लेती और फिर हीट को बाहर निकाल देती, लेकिन जो हीट है वूल में क्या हो जाता है, वो ट्रैप हो जाती है। तो इस वजह से ए तो यहाँ पर गलत होगा, और जब ए गलत होगा तो ये 2 ऑप्शन हो गए यहाँ से बाहर। सी जो है इन दोनों में कॉमन है, तो इससे मुझे ये भी क्लियर हो गया, सी तो 100% मेरा सही है। इस तरह से भी आपको अप्रोच वहाँ पर रखनी होगी।
एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर विच कीप अस वार्म। बिल्कुल, जो ऊनी रेशे होते हैं उनके मध्य जो है वायु फंस जाती है जो हमें गर्म रखती है। ये बात बिल्कुल सही है, तो बी सही होगा और सी तो सही है ही 100%। एयर ट्रैप्ड इन वूलन क्लोथ जो है वो हमारे प्रिवेंट करती है, क्योंकि वो ट्रैप हो गई है, फंस गई है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। जो एयर है वहाँ पर बीच में ट्रैप हो गई है, तो जो हीट वहाँ पर निकलने की कोशिश करेगी वो वहाँ पर निकल नहीं पाती और वो कोल्ड सराउंडिंग में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो गर्मी है वो बनी रहती है। तो बी सी सही होने की वजह से यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि मतलब बी वाला भी सही होगा। और साथ में ऊनी वस्त्रों में फंसी वायु हमारे शरीर के आसपास के ठंडे क्षेत्र में उष्मा के स्थानांतरण को क्या करती है, वहाँ पर वो रोकती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर। निम्न में से कौन सा पदार्थ क्षारीय है, ये हमको बताना है। बहुत सिंपल है, कर्ड जो होता है वो आपका खट्टा है, तो सीधी सी बात है जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, और जो कड़वे होते हैं वो आपके बेस होते हैं, क्षार होते हैं। जो अम्ल होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, और जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है। 2 पॉइंट तो ये याद रखने हैं। फिर उसके अलावा आपको याद रखना है जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो सोपी होते हैं, नेचर में चिकने होते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। जो क्षारीय पदार्थ हैं वो हमेशा चिकने होते हैं, जैसे शैम्पू वगैरह हो गया, साबुन हो गया, ये सब चिकने हैं। तो वो क्या है, वो आपके बेस हैं, वो आपके क्षार हैं। तो कर्ड यहाँ से बाहर हो गया, विनेगर आपका खट्टा होता है, सिरका होता है, तो ये दोनों तो आपके एसिड हैं। सेम ऐसी जो चींटी का डंक होता है उसमें आपको पता ही होगा कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें हमारा फॉर्मिक एसिड जो है वो होता है, तो इसमें भी अम्ल हो गया, जिसकी वजह से ये तीनों ऑप्शन होंगे बाहर, और सी और ई यहाँ पर आना चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा आंसर होगा, चूने का पानी। अब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में चूने का पानी क्या है आगे कभी भी, तो याद रखेंगे जो लाइम वाटर होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे होता है आप कभी नहीं भूलेंगे, कैसे। सबसे पहले बात करेंगे हम कैल्शियम की। कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से समझ लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, आपका क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड की, जिसे मैं क्विक लाइम बोल रही हूँ, इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, पानी के साथ रिएक्शन कराई जाती है। तो H2O पानी के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाता है क्या, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन हुई है, तो ये जो क्विक लाइम है अब किस में बदल जाएगा, ये आपका लाइम वाटर में बदल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, या फिर स्लेक्ड लाइम, ये भी याद रखेंगे क्या बोलते हैं इसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, जिसे मैंने अभी आपको बताया लाइम वाटर को। अब देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना यहाँ पर, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन आगे कराऊंगी तो यहाँ पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाता है, CaCO3। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये जो होता है कैसा होता है, ये मिल्की होता है, इसमें इनसॉल्युबल जो है, ये इनसॉल्युबल बनता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में भी जो है इसी रिएक्शन का हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है लाइम स्टोन। क्या कहलाता है, लाइम स्टोन या फिर चौक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लाइम स्टोन और चौक जो है वो भी बोलते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको समझाए, प्लीज़ इन सबको नोट कर लीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप क्या करें, एक कॉपी पेन अपने साथ रखें। यहाँ पर जो क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रही हूँ, इनसे रिलेट करती हुई चीज़ें आपको 2023 में 100% देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर चेकिंग द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन से एक मानक परीक्षण माना गया है। अभी मैंने बताया था जो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जिसे मैं लाइम वाटर बोल रही थी, उस स्लेक्ड लाइम की, लाइम वाटर साथ में स्लेक्ड लाइम भी हम उसको बोलते हैं, उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो क्या होता है, वहाँ पर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैसा, इनसॉल्युबल। और वो इनसॉल्युबल होने की वजह से ही वो हमें दूधिया कलर का दिखाई देता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे तो वो इनसॉल्युबल की जगह क्या हो जाता है, फिर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वहाँ पर वो हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की। देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, चूने के पानी का दूधिया होना। ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट को ही दिखाता है, क्योंकि
वहाँ पर हम ये जो लाइम वाटर था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था या सिलेक्ड लाइम था, इसकी रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। तो वो मिल्की तभी होगा जब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी जो है कैल्शियम के थ्रू कर सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस मेटल, किस धातु के थ्रू हम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कर सकते हैं, तो वो कैल्शियम है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, कैल्शियम था, वहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, अगर वो इंसॉल्युबल है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और उसका कलर मिल्की है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। और एक बात और याद रखेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बुलबुले वाली गैस होती है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है किस गैस में बुलबुले होते हैं, तो वो मतलब जैसे खमीर होता है, ईस्ट होता है, उसमें बुलबुले बनते हैं जब हम क्या कहते हैं बेकिंग, क्या कहते हैं जब बेक वगैरह करते हैं, हमने देखा होगा केक वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें बुलबुले से बनते हैं। वो बुलबुले किस गैस के होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मेरा आंसर हो गया। अब देखिए पॉप साउंड इज हियर, जब भी पॉप साउंड की ध्वनि उत्पन्न होगी, जैसे आपने देखा होगा मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, जब मेटल क्या होते हैं उसके साथ क्या कहते हैं, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, चलिए मैं इसको बाद में करूँगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दी हैं, फिलहाल इतना याद रखिए। अब पॉप साउंड जो हियर होती है वो किसकी वजह से होती है, वो किस गैस को बताता है, वो आपका हाइड्रोजन गैस को जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। विगरस बर्निंग ऑफ फ्लेम, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में है, तो मुझे लगता है आगे कभी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बना लें कि जो लोहे की फिलिंग्स होती हैं, लोहे के बुरादा जो होता है उसे हम आयरन फिलिंग बोलते हैं, वो विग्रेसली क्या होता है स्प्रिंकल करता है, जलता है ऑन द फ्लेम। ये याद रखेंगे। तो कभी पूछ लेगा एक्स इज अ इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग, एक्स जो है फिलिंग की फॉर्म में है और वो बर्न करता है विग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल ऑन द फ्लेम। तो फ्लेम में जब उसको लाते हैं तो विग्रेसली क्या होता है, वो बहुत ही तेज़ी से, विग्रेसली का मतलब क्या होता है, तेज़ी से वो जल उठता है, तो वो आयरन की फिलिंग होती है। तो ये बात भी याद रखेंगे। और इसको जब हम सल्फर से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ये फेरस सल्फाइड बनाता है, जो क्या होता है ब्लैक कलर का होता है। ये FeS बनाता है, फेरस सल्फाइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो आपसे वाई पूछ सकता है, वाई क्या होगा, तो वो फेरस सल्फाइड होगा जो उसको कैसा कलर दे रहा है, ब्लैक कलर दे रहा है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताए, वो आपको याद रखनी है। अब देखिए चेंज ऑफ कलर ऑफ केमिकल सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ये देखिए जो आपका कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, जिसे हम नीला थोता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीला थोता भी बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। इसमें जब हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं उसका कलर जो है आपका नीले से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका ग्रेनिश हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन के टेस्ट की वजह से। तो ये वहाँ पर उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल आपके लिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा जो ब्लड होता है उसमें 3 कंपोनेंट वहाँ पर होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। देखिए जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं टू ऑल द बॉडी पार्ट, तो ए का मिलान सी से होगा। और फिर वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये अपनी शेप भी चेंज करते रहते हैं, याद रखेंगे। और जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्वेश्चन बन जाता है कौन से सेल होते हैं हमारी बॉडी में जिनमें केंद्रक न्यूक्लियस जो है नहीं होता, तो वो रेड ब्लड सेल ही होते हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा कौन से सेल हैं जो ह्यूमन बॉडी में है जो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, तो वो वाइट ब्लड सेल होते हैं। ये फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी, उसमें भी हमारी मदद करते हैं और उसी वजह से ये अपनी शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं, बिंबाणु होते हैं, ये हेल्प इन द क्लॉट फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्लीडिंग ऑफ कट। जब हमारी बॉडी में कोई कट वगैरह लग जाता है तो उस समय हमारे खून को रोकने में क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी में ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं वो मदद करती हैं। तो ए का मिलान सी से होगा और सेकंड का मिलान ए से होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं शारीरिक अंगों का ऑक्सीजन का संवहन कर रही हैं, और जो श्वेत रंग है रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। और ये पट्टिकाणु जो हैं किसी चोट में रक्त निकलने पर, थक्का जमने में वहाँ पर ये मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, ये देखिए जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना, जो मैंने आपको नोट्स शेयर किए हैं उन नोट्स में ये सब मिल जाएगा। तो ये वहीं से उठा के क्वेश्चन बना है जहाँ पर रूमिनेंट वगैरह दे रखा है, एक्सक्रीशन इन प्लांट वाला, एक्सक्रीशन इन एनिमल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ह्यूमन के साथ साथ कुछ एनिमल के जो एक्सक्रीशन होते हैं
उनके बारे में भी एनसीईआरटी ने दे रखा है और वहीं से ये क्वेश्चन बना लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिमल, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, ये हमको बताना है। देखिए जो फिश होती हैं वो एक्सक्रीट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया विच डिजॉल्व इन वाटर। देखिए जो फिश है ना वो अपना जो वेस्ट सब्सटेंस है अमोनिया में ही रहने देती है और डायरेक्टली उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं। तो मछलियाँ जो होती हैं वो अपने अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं जो जल में घुल जाती है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड एनिमल होती हैं, वो क्या करते हैं अपने वेस्ट को उसमें क्या होता है अमोनिया ज़्यादा हार्मफुल होता है तो उससे वो लिटिल हार्मफुल में उसको फर्दर कन्वर्ट कर देती हैं, किसमें, या तो यूरिया में या फिर यूरिक एसिड में। याद रखेंगे किस में कन्वर्ट हो जाता है वो वेस्ट, या तो यूरिया में, सेमी सॉलिड वेस्ट जो है यूरिया या यूरिक एसिड में जो है वो फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो फिश होती हैं वो डायरेक्ट अमोनिया को पानी में जो है उत्सर्जित करती हैं। तो ये बात सही है, वह जो है वो एक्सक्रीट करती हैं सेमी सॉलिड कंपाउंड विच कंटेन यूरिक एसिड। बिल्कुल ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो पक्षी होते हैं एक अर्ध ठोस यौगिक जो है वहाँ पर उत्सर्जित करते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें यूरिक जो एसिड है वो हमें देखने को मिलता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन लिजार्ड इज यूरिया, नहीं, इसमें भी जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड ही होता है। जो आपके रेप्टाइल वगैरह हो गए, बर्ड्स हो गए, इनमें जो मेजर एक्सक्रीटरी याद रखेंगे जो अपशिष्ट उत्पाद होगा वो आपका यूरिक अम्ल होगा, यूरिक एसिड होगा, ना कि यूरिया। तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट ही हम जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन में यही पूछा था कौन सा विकल्प जो है यहाँ पर गलत है, इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ह्यूमन एक्सक्रीट वेस्ट एज अ वाटर एंड सेमी सॉलिड कंपाउंड, बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन वहाँ पे मतलब वो यूरिया जो है वहाँ पर बन जाता है। तो विच इज़ मेजरली वहाँ पर क्या है वो यूरिया है, ये बात सही है। मुख्यतम जो ह्यूमन में है वो क्या बनता है, वो यूरिया बनता है जो उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जाइलम और फिल्म ऊतक के बारे में हमने एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ा है, पिछली बार भी पढ़ा है, अब के भी देखते हैं। ये जो जाइलम टिश्यू होते हैं, देखिए जाइलम में ज की आवाज़ आ रही है, जय मतलब जल, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जाइलम जा की आवाज़ आ रही है और जा से होता है आपका जल, वाटर। तो ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं जाइलम टिश्यू। तो जाइलम का मिलान होगा बी से, ठीक है। फिर देखिए स्टमेटा, स्टमेटा बहुत ईजी है, इससे हम मिलान करते हैं। देखिए जो स्टमेटा होते हैं हिंदी में जो हमारी पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं पानी को बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो वहाँ पर इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो स्टमेटा की मदद से ही होगा। फोर्स का मिलान ए से होगा, वो एकमात्र थर्ड ऑप्शन में ही दे रखा है। तो इससे हम अपने डायरेक्ट आंसर पर भी आ जाएंगे। उसके बाद फ्लोएम की बात करें, अगर कभी भी पूछा जाए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, जो भोज्य पदार्थ हैं उनके संवाहन के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा ऊतक होता है, कौन सा टिश्यू होता है, तो वो आपका फ्लोएम होता है। बाकी जो रूट के हेयर होते हैं, जड़ों के जो हेयर होते हैं वो किस में मदद करते हैं, पानी के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। सेम एज इट इज़ हिंदी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। रंध्र जो है जल का वाष्पीकरण कराता है, अपनी पत्तियों के थ्रू जो है, छिद्र के थ्रू पानी जो है वाष्पीकरण के फॉर्म में बाहर जो है वो निकल जाता है। इसे ही हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं पौधों में। जाइलम जो होता है वो क्या करता है, पोषक और जल का संवाहन करता है। फ्लोएम जो होता है भोज्य पदार्थों का संवाहन करता है और जड़ के जो रेशे होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हेमंत ड्राइव अ कार फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़. He took 5 hours to cover the distance of 250 kilometers and took 7 hours to reach back Delhi. What is the average speed of car in this journey? हेमंत एक कार दिल्ली से चंडीगढ़ लेकर जाता है। 250 किलोमीटर की दूरी को, 250 किलोमीटर की दूरी को वो 5 घंटे में कवर कर लेता है और फिर चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आता है। कितना टाइम लेता है, 7 आवर्स, 7 घंटे उसको लगते हैं। तो यहाँ पर हमें उसकी औसत चाल जो है वो बतानी है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया और ये क्वेश्चन आगे भी 2023 में ज़रूर बनेगा कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, देखिए मैं अगर दिल्ली से चंडीगढ़ गई और चंडीगढ़ से दिल्ली अगर वापस आई, जाने में अगर मेरा 250 किलोमीटर है तो सीधी सी बात है मैं उसी डिस्टेंस, उसी दूरी से वापस आई हूँ, तो आते वक्त भी मैंने 250 किलोमीटर ही कवर करा होगा। तो जाने और आने का टोटल डिस्टेंस मेरा जो कुल दूरी है वो कितनी हो गई होगी, 500 किलोमीटर हो गई होगी। 250 प्लस 250 प्लस 250। अब यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा, देखिए जाते वक्त मुझे 5 घंटे लगे हैं, 5 आवर लगे हैं और आते वक्त मुझे
7 आवर लगे हैं, 7 घंटे लगे हैं। और 7 में जब मैं ये 5 ऐड करूँगी तो मेरा टोटल टाइम, कुल समय जो है यहाँ पर आ जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, 7 + 5 कितना होता है, 7 × 5 12 होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर ये 12 आ गया। 4 की टेबल से हम कट करेंगे, 4 3 = 12, 4 1 = 4, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 4 2 = 8 हो जाएगा, और 4 5 = 20 हो जाएगा। फिर ये हो गया। फिर हम इसको दोबारा से कट करेंगे 3 की टेबल में, 3 4 = 12, 3 1 = 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 6 = 18, मतलब 41.6 km/h जो है वो मेरी एवरेज स्पीड, औसत चाल यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक लाइटिंग डिवाइस कंटेन मर्करी वेपर एंड इज टॉक्सिक इन नेचर। निम्न में से कौन सी विद्युत प्रकाशीय यंत्र में पारे की वाष्प और विषाक्त वो होती है। देखिए, जो पहले CFL बल्ब यूज़ हुआ करते थे, CLF की जो लाइट्स यूज़ हुआ करती थी वो अब बंद हो गई हैं, क्योंकि एक तो वो एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करती थी, और उनमें टॉक्सिक जो थे वो विषाक्त होती थी प्रकृति के लिए, हमारे नेचर के लिए। इसी वजह से यहाँ पर बात हो रही है किसकी, CFL की। और आज जो यूज़ होते हैं वो हमारी LED जो बल्ब हैं वो हम यूज़ करते हैं। ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट होते हैं, सबसे कम एनर्जी जो है वहाँ पर ये कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा ताप दीप्त जो लैंप होते हैं, जो पहले आते थे येलो वाले जो बल्ब आपके आया करते थे, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करा करते थे, इसलिए इनको बंद कर दिया गया है। और अब इनकी जगह LED आते हैं, जो कि आपके 75% कम, इन जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं इनके कंपैरिजन में 75% कम ये एनर्जी जो है यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, प्रकाश प्रसारित डायोड होते हैं, LED जो बल्ब होते हैं, और आजकल हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 तो सबसे अच्छा होगा, जो एनर्जी इफिशिएंट बल्ब है। लेकिन जो टॉक्सिक था नेचर में वो कौन सा था, CFL। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फ्रिक्शन। घर्षण के विषय में कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। देखिए, 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, 3 तरह के घर्षण होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब कोई वस्तु रुकी हुई है, तो उसको क्या कर रहे हैं, दोनों सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं रोक कर रख रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो सबसे ज़्यादा है, और वही होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस तरह से जब हम स्लाइड कराते हैं तो उसमें जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से स्लाइड हो जाता है। दूसरे ऑब्जेक्ट के जब वो कांटेक्ट में रहता है, सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, इसी वजह से घर्षण वहाँ पर कम होता है, इसी वजह से वो वहाँ पर स्लाइड कर पाता है। और थर्ड नंबर का जो फ्रिक्शन आता है, घर्षण आता है, वो होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण बोलते हैं। और ये जो जिसे हम क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण बोलते हैं। और ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, लोटनिक घर्षण होता है, ये सबसे कम होता है। जैसे आपने अटैची में व्हील्स वगैरह देखे होंगे लगे हुए, वो रोलिंग फ्रिक्शन का ही वहाँ पर काम कर रहे हैं, लोटन घर्षण का वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ पर फ्रिक्शन जो घर्षण है वो बहुत कम हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथली क्या होता है, आपका मूव कर पाता है। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइटली लेस होता है, बिल्कुल सही बात है। जो स्थैतिक घर्षण से जो सर्पी घर्षण है वो थोड़ा कम होता है, तभी वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इजीली स्लाइड कर जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो घर्षण है वहाँ पर कम है। तो ये पॉइंट सही है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये भी याद रखेंगे आप। जो सबसे कम फ्रिक्शन होता है वो किस टाइप के फ्रिक्शन में होता है, किस टाइप के घर्षण में होता है, वो लोटनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, और वो स्लाइडिंग से भी कम होता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी फ्लूइड। जो घर्षणी बल होता है किसी द्रव्य वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। देखिए, शेप पर वो डिपेंड करता है। जब आप फ्रिक्शन लगाते हैं, जैसे सपोज हम आटा वगैरह गूंथते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें शेप चेंज हो जाती है। जैसे कोई बॉल है, अगर आप उसको पिचकाते हैं तो वो पिचक जाती है। तो शेप पर जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड करिए। फ्रिक्शन फोर्स से जो शेप है वो चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, और ये कह रहा है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, इसका उस पर कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। तो यही बात जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। बाकी द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन बोथ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। घर्षण बल सर्पण के दोनों सतह पर कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब वो ये सरफेस है और उसके ऊपर ये बॉल है, तो ये बॉल और ये सरफेस दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये फोर्स जो होती है कैसी होती है, आपकी कांटेक्ट फोर्स होती है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये जो घर्षण बल होता है ये कैसा बल होता है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है या कि कांटेक्ट फोर्स होती है, इसमें दो ऑब्जेक्ट जहाँ पे बॉल है और सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तभी ये काम करती है। तो 4th पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत है वो आपका हो गया 3rd पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, 2011 से 19 के प्रीवियस ईयर से ही उठा के क्वेश्चन बना है। कैलकुलेट द
फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑसिलेटिंग 80 टाइम इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में 80 बार दोलन करते हुए दोलन की आवृत्ति जो परिकलित होगी वो क्या होगी, ये हमको यहाँ पर बताने हैं। देखिए थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली आपको पता है फैमिली जो है मेरी सब मिलके रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर मेरा कोई स्पेसिफिक रूम यहाँ पर नहीं है। और ये जो वीडियो भी मैं बनाती हूँ ये स्टोर में जो है यहाँ पर बैठ के बनाती हूँ, और इसी वजह से लाइव वगैरह जो है वो नहीं पढ़ा पाती मैं, क्योंकि अभी इतना अरेंजमेंट नहीं है। मतलब जैसी परिस्थिति है उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है यहाँ पर हमको बतानी है वो क्या होगी। तो देखिए जो पेंडुलम होता है वो ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम मतलब दोलन, इधर से उधर जाना, तो ये 80 बार जा रहा है कितने टाइम में, 8 घंटे में। और इस केस में जो इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होगी ये आप याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को, दोलन बटे समय, ऑसिलेशन अपॉन टाइम, ऑसिलेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन दोलन उसने कितने करे, 80 बार इधर से उधर गया तो वो हो गया 80, और कितने टाइम में करे ये जो उसने ऑसिलेशन करे, दोलन करे, वो 8 सेकेंड में करे। तो इसको हम जब कट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10 हर्ट्ज जो है यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल था, और ये 2011 से 19 के प्रीवियस ईयर में 2-3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर सारे देख कर जाने हैं, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए आप कुछ नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा। अब ये फॉर्मूला आप यहाँ पर याद भी रखेंगे कि जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम, दोलन बटे समय है। हो सकता है कोई दो चीज़ आपको दे दे, अब जैसे किसी में केस में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी और दोलन ऑसिलेशन दे देगा, और फिर आपसे समय जो टाइम है वो आपसे पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में जैसे दिया है वैसे ही हमको याद रखना है। अ कोटिंग ऑफ विच मटेरियल इज कॉमनली डिपोजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। लोहे को संक्षारण और जंग निर्माण से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की जो परत है वो प्राय लोहे पर जो है चढ़ाई जाती है। तो देखिए जो लोहे पर परत चढ़ाई जाती है वो किसकी होती है, वो जिंक की होती है, जो उसको जंग लगने से और उसको जंग निर्माण में जो है उसको मदद करने में वहाँ पर वो मदद करती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आयरन के केस में किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फूड कंटेनर जो होते हैं उनको किन से कोट करा जाता है, तो उस केस में आंसर होगा आपका टिन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जब आयरन पूछेगा तो जिंक लगाएंगे, जब ये पूछे फूड कंटेनर में किसकी डिपॉजिट करी जाती है, किसकी लेपन जो है वहाँ पर किया जाता है, किसकी परत वहाँ पर चढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर टिन की परत जो है चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं चढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि जो टिन होता है वो कम रिएक्टिव होता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे होता है। जब वो कम रिएक्टिव है, जो है वो लेस अभिक्रियाशील है, तो जिसकी वजह से वो भोजन से जल्दी से अभिक्रिया नहीं करेगा और खाना लंबे समय तक उसमें टिक पाता है। तो इसलिए वहाँ पर टिन की कैन जो है वो यूज़ करी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होता जब फूड वाला पूछता। लेकिन आयरन के केस में हम किसकी कोटिंग करते हैं, किसकी परत चढ़ाते हैं, वो हम जिंक की परत वहाँ पर चढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट अर्थक्वेक। जो भूकंप है उनके विषय में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये हमको यहाँ पर बताना है। अब देखिए अर्थक्वेक के बारे में मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ प्रीवियस ईयर, इन्हीं में इतनी बार समझा दिया है, मुझे लगता है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। और उसमें क्या होता है, वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और वो वेव्स क्या कहलाती हैं, वो तरंगे क्या कहलाती हैं, वो आपकी सिस्मिक वेव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो आपकी सिस्मिक वेव होती हैं, सिस्मिक तरंगे होती हैं। और अब देखिए अर्थक्वेक क्यों, भूकंप क्यों आता है, प्लेट जो होती हैं अर्थ के नीचे वो टकराने से। तो जो एरिया इन प्लेट्स के पास होते हैं, जो एरिया इन बाउंड्री प्लेट्स की बाउंड्री पर होते हैं, वहाँ पर जो भूकंप है अर्थक्वेक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और वही एरिया जो बाउंड्रीज़ के नज़दीक हैं वो एरिया क्या कहलाती हैं, वो जगह आपकी फॉल्ट जोन कहलाती हैं या सिस्मिक जोन कहलाते हैं। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं सिस्मिक जोन को किस नाम से जाना जाता है, फॉल्ट जोन या वीक जोन। तीनों याद रखने हैं, फॉल्ट जोन, सिस्मिक जोन, वीक जोन, तीनों एक ही हैं। तो ये एरियाज़ वो होते हैं जो बाउंड्रीज़ के नज़दीक होते हैं और यहाँ भूकंप आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अर्थक्वेक जनरली टेंड टू ओकर इन फॉल्ट जोन, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। भूकंप सामान्यतः भ्रंश मंडलों में आते हैं। द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। बिल्कुल ये जो भूकंपों की ऊर्जा है वो रिएक्टर स्केल में जो है वो आपकी मापी जाती है। अगर एनर्जी पूछे, आपसे इंटेंसिटी पूछे या आपसे मैग्नीट्यूड पूछे, ये सारे के सारे जो उसकी वैल्यू है
जैसे 7 का आया 7.5 रिएक्टर स्केल, तो वो मैग्नीट्यूड होती है। कोई भी फिजिक्स में अगर कोई भी जैसे 20 न्यूटन बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं वैल्यू बता रही हूँ तो वो मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड किस में मेज़र करते हैं या इंटेंसिटी किस में मेज़र करते हैं अर्थक्वेक की, तो वो हमारा रिएक्टर स्केल होती है। तो ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल जो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो परतें हैं उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है भूपर पट्टी में उथल पुथल के कारण ही भूकंप जो है उत्पन्न होता है। ये बात भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो गलत होगा वो फोर्थ ही होगा। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोडक्ट अर्थक्वेक यूजिंग सिस्मोग्राफ, भूकंप लेखी के उपयोग से भूकंप का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। नहीं, ये जो सिस्मोग्राफ होता है ये तो क्या करता है, अगर क्वेश्चन ये बन जाए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए उसकी वेव, सिस्मिक वेव को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, वो सिस्मोग्राफ होता है, ना कि प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन 4 ही यहाँ पर गलत है। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं और कोई भी डाउट अगर आपको रिएक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ को लेकर होगा वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए जब भी आपसे पावर पूछे, मैग्नीट्यूड पूछे, तो हमेशा याद रखेंगे वहाँ पर आप आंसर क्या देंगे, या इंटेंसिटी पूछे तो वहाँ पर आंसर आएगा आपका रिएक्टर स्केल। जैसे पावर ऑफ अर्थक्वेक किस में करते हैं, वो हम रिएक्टर स्केल में करते हैं। लेकिन जब भी आपसे यूँ पूछे कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को मेजर करता है, मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी को मेजर नहीं करता, उसकी सिस्मिक वेव को, जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उनको मेजर करता है, वो आपका क्या होता है, उनको रिकॉर्ड करता है, वो होता है आपका सिस्मोग्राफ। तो जब भी आ जाए इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक तो वहाँ पर आप सिस्मोग्राफ लगाएंगे। ये वही इंस्ट्रूमेंट है जो सिस्मिक वेव को क्या करता है, आपका रिकॉर्ड करता है। और जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है और सिस्मिक वेव ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं, वो ओरिजिनेटेड पॉइंट क्या कहलाता है, वो आपका फोकस कहलाता है। और उसके वर्टिकल जस्ट अप अर्थ सरफेस पर जो अर्थ की क्रस्ट है, भूपर पट्टी है, उसके जस्ट वर्टिकल ये भूपर पट्टी वाला एरिया क्या कहलाता है, ये आपका एपिसेंटर होता है। क्या होता है, ये आपका एपिसेंटर होता है। तो मुझे लगता है अर्थक्वेक को लेकर, भूकंप को लेकर सारे पॉइंट्स अब आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर हमें आपतन कोण जो है बताना है। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अब इसको मान लेंगे रिफ्लेक्टेड और आपतन भी कर देंगे 90। ये क्वेश्चन ये नहीं कहा, क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं सही से। ये आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट तो पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द रिफ्लेक्टेड रे, जो परावर्तित किरण है वो किस एंगल पर है, 90 डिग्री पर है, लेकिन किससे, इंसिडेंट रे से, आपतन किरण से। अब देखिए ये होता है आपका पूरा प्लेन, ये हो गया आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर जो बनता है, ये आई इंसिडेंट रे, ये हुई आपतन किरण और ये हुई परावर्तन किरण जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो जो क्वेश्चन में एंगल दिया है वो दिया है क्या, कि रिफ्लेक्टेड ए का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, किससे, इंसिडेंट रे से, इस रे से, जो ये आपतन किरण है इससे जो है ये परावर्तन किरण है, उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों मिलाकर एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ये पूरा एंगल क्वेश्चन में दे रखा है 90 डिग्री है। और सीधी सी बात है, जब हम इसको 20 से कट करते हैं नॉर्मल से, तो ये आधे आधे कितने हो जाएंगे, ये 45 डिग्री रहा होगा और ये 45 डिग्री रहा होगा, क्योंकि हमको कुल मिलाकर जो एंगल है वो दिया है क्वेश्चन में 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे होगी, वो जो एंगल होगा, आपतन कोण होगा, वो कितना होगा, वो 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो हमको दिया था 90 डिग्री। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर 90 है, तो दोनों कितने होंगे, कि दोनों बराबर भी होते हैं, ये भी आपको पता है, लॉ कहता है, नियम कहता है, परावर्तन का नियम क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है, कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। अब जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों 45 होंगे। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये भी NCERT में आपके जहाँ पर हम आइस पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन बना के दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन आई, मानव नेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यहाँ पर गलत है। ये जो हमारी आँख की आइरिस होती है,
जिसे हम हिंदी में परितारिका बोलते हैं, कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आइज। बिल्कुल, जो प्रकाश हमारी आंख में आ रहा है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को परितारिका जो है नियंत्रित करती है। बिल्कुल याद रखेंगे। और ये जो आपकी बहुत सी आंखों में आपने देखा होगा ये ब्राउन कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, कुछ एक्सेप्शन में ब्लू कलर की भी होती है। तो ये जो हमारी आंख का कलर बताता है वो भी हमारी आयरिस ही बताती है। अब आयरिस के अंदर एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे हम पुतली बोलते हैं, पिपिल बोलते हैं। तो लाइट को कंट्रोल कौन कर रहा है? आयरिस कर रहा है। और फिर जो लाइट जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है? वो प्यूपिल के थ्रू, पुतली के थ्रू जो है हमारी आंख में प्रवेश कर रही है। और हमारी आइज में कौन सा लेंस होता है? हमारी आइज में कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस जो है वो होता है। और हमारी जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है आंखों में, वो कहाँ बनता है? आंखों के पीछे रेटिना पर बनता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है? वो छोटी होती है। और याद रखेंगे वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड जो है वहाँ पर बनती है। तो ये तो बात यहाँ पर सही है। कौन सेल्स आर सेंसिटिव? देखिए, हमारी आंखों में जो रेटिना होती है वहाँ पर दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है कॉन सेल और एक होता है आपका रोड सेल। एक होती हैं शंकु कोशिकाएं और एक होती हैं शलाकाएं कोशिकाएं। ये जो कॉन सेल होते हैं इनकी वजह से हम दिन के समय में देख पाते हैं, क्योंकि कलर्स और जो ब्राइट लाइट होती है उनको देखने में हमें मदद करती हैं। तो ये जो कॉन सेल होते हैं, जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, ये ब्राइट लाइट की तरफ सेंसिटिव होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, प्रदीप्त प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। और इसी की वजह से हमें कलर या ये जो पूरे लाइट है वो हमें दिख पाती है, क्योंकि कौन सेल जो हैं हमारे अंदर ज़्यादा होते हैं। लेकिन और रात के समय हमें अच्छा दिखाई नहीं देता। तो जो रात में देखने में मदद करते हैं हमारी आंखों में, वो कौन से सेल होते हैं? वो रॉड सेल होते हैं, वो शलाकाएं कोशिकाएं होती हैं, जो हमें अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मदद करती हैं। लेकिन ये हमारी आंखों में इतने नहीं होते, इस वजह से रात में हमें इतना क्लियर नहीं दिखता। तो ये कलर को सेंस नहीं करते। ये कलर को कौन से सेल सेंस करते हैं? वो हमारे कौन सेल ही होते हैं, वो शंकु कोशिकाएं होती हैं। ये तो सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट की तरफ, जो डिम लाइट है उसकी तरफ सेंसिटिव होते हैं रॉड सेल। और याद रखेंगे जो उल्लू होता है, जो आउल होता है, उसके अंदर ये रॉड सेल, शलाका कोशिकाएं जो होती हैं ये ज़्यादा होती हैं, इस वजह से उसको रात में भी अच्छा दिखाई देता है। तो ये कथन करके अगर क्वेश्चन बने तब भी आप आंसर जो है आप इजीली कर लेंगे। तो तीनों पॉइंट ऊपर के यहाँ पर जो है नहीं, थर्ड पॉइंट ही यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ये कलर को सेंस नहीं करते। तो ये तो क्योंकि डिम लाइट को अंधेरे में, और अंधेरे में कलर की तो बात ही नहीं होगी, तो रंग की अनुभूति नहीं कराते। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। देखिए, ब्लाइंड स्पॉट हमारे आंख में एक ऐसा हिस्सा होता है, देयर इज़ नो विजन, बिल्कुल नेत्र में अंध बिंदु पर कोई दृष्टि जो है वहाँ पर नहीं होती। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 3 हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 बहुत ईजी क्वेश्चन है। फैट का काम क्या होता है? वसा का काम क्या होता है? ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, चाहे आपके फैट हों चाहे कार्बोहाइड्रेट हों, दोनों के दोनों क्या हैं? ये एनर्जी गिविंग फूड हैं। तो फर्स्ट का मिलान डी से होगा, एकमात्र सेकंड ऑप्शन में ही ऐसा दे रखा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोटीन जो होते हैं वो आपके बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। और जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो रुक्षांश होते हैं, जो फलों के छिलकों में देखने को मिलते हैं, वो हमारे डाइजेशन को स्मूथ करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आंसर होगा। सेम ऐसे ही हिंदी में है। वसा क्या करती है? ऊर्जा प्रदत्त भोजन है। प्रोटीन क्या है? ये हमारा जो है शरीर गठन भोजन है। विटामिन जो है वो हमारी प्रतिरक्षा निर्माण भोजन है। और आहार रेशे जो होते हैं वो हमारी पाचन में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका कंटेंट का है, इसके बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। ये भी 2011 से 19 के प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन लाइट ईयर? प्रकाश वर्ष द्वारा कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है? तो सीधी सी बात है, जो प्रकाश ईयर होता है वो आपका क्या बताता है? वो दूरी बताता है, वो डिस्टेंस बताता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बेसिकली ये किस भौतिक मात्रा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं? ये दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमने कंटेंट के क्वेश्चन देखे। इसके अलावा अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, पूरे बायोलॉजिकल बढ़िया साइंस के एनसीईआरटी के नोट्स हैं 6, 7, 8 के, वो आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर 2021-22 और 22-23 के भी आपको मेल आज तक मिल जाएंगे। जो भी बच्चे नोट्स ले रहे हैं तो परेशान ना हो, उनको मेल आज तक मिल जाएंगे, क्योंकि उनको पूरा मुझे टाइप करना पड़ रहा है सही से, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो वो आपको 5-6 दिन 10 दिन और आप वेट करिए, सारे क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे, जिन लोगों ने भी नोट्स लिए हैं व्हाट्सएप पर। तो आपको 120 रुपीज़ पे करने होंगे। UPI ID है मेरी shilpi8@paytm या गूगल पे ID है। और इसके लिए रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, मेरे को मेरी मेल ID पर भी मेल कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं। वहाँ पर पेमेंट आप करेंगे तो आपको जो नोट्स हैं आपकी व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पेडागोजी का साइंटिफिक नॉलेज इज वैल्यू न्यूट्रल। यहाँ पर S1 दिया है कि वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो मूल्य उदासीन है। बिल्कुल, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता। तभी हम ये भी बोलते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप जैसा आंसर नहीं होता है कि जो है आपने पूछा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली। इस तरह की चीज़ें साइंस में नहीं होती। साइंस में जो है मूल्य उदासीन होती है, वो वैल्यू न्यूट्रल होती है, वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। मल्टीपल रिसर्च या मल्टीपल डिबेट्स, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है सब वहाँ पर अलग अलग जो है उत्तर देते हैं। तो ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, मूल्य उदासीन नहीं है कि सबका एक ही जो है एग्जैक्ट जो है वैल्यू वहाँ पर देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो मूल्य उदासीन है, उससे न्यूट्रल है। तो ये बात तो हो गई यहाँ पर सही। न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय बम बनाने के लिए किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बात यहाँ पर सही है। S1 और S2 जो है दोनों के दोनों यहाँ पर सत्य हैं, करेक्ट हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। दीज आर पीसीज ऑफ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सस्टेन्ड थ्रू एविडेंस ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। ये सतत सूचनाएं हैं जो अवलोकन और मापन से प्रमाणित की गई हैं। सीधी सीधी सी दिख रही है यहाँ पर। ये क्या है? ये एक फैक्ट है। यहाँ पर ये क्या है? ये एक तथ्य है जो बताया गया है कि ये सतत सूचनाएं हैं, ये पीसीज ऑफ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन है जो किससे प्रमाणित हुई हैं? जो अवलोकन और मापन से प्रमाणित की गई हैं, बता दी गई हैं। और जब कोई चीज़ बता दी जाती है तो वो क्या है? वो आपका फैक्ट होता है। तो ये तो हमारा पक्का यहाँ पर फैक्ट है। These are derived from generalization of observation and experience। ये अवलोकन और अनुभवों के सामान्यकरण से व्युत्पन्न की गई हैं। तो ये क्या है? ये आपका क्या है? ये संप्रत्यय है, ये एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बोला गया कि ये इन चीज़ों से जर्नलाइज की गई हैं। ये कहाँ से बताई गई हैं? ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से, अनुभवों से जो है वहाँ से व्युत्पन्न की गई हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मॉडल। ये जो मॉडल बनवाए जाते हैं निदर्श के विषय में, निम्न में से क्या सत्य नहीं है वो हमको यहाँ पर बताना है। इट कैन बी मेंटल और फिजिकल। बिल्कुल, ये मानसिक अथवा भौतिक हो सकता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मेंटली जो है पूरा मॉडल समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर इसको चार्ट पेपर पर, जैसे आपने देखा होगा पूरा जो बच्चे प्रोजेक्ट मॉडल बनाकर लाते हैं, उस पर पूरे सब्सटेंस वगैरह लगा कर लेकर आते हैं। साइंस के जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, पूरी एक्टिविटी वो उसको अपने चार्ट पेपर या मॉडल के थ्रू क्या करते हैं, थर्माकोल की शीट्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए, मॉडल आपका मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मानसिक और भौतिक दोनों हो सकता है। ये बात सही है। और हमको गलत बात बतानी है। इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोमिना। कॉन्सेप्ट यह है सृजन परिघटनाओं के संप्रत्यों पर के संप्रत्यय निरूपण के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो घटना घट रही है उसको हम मॉडल पेपर पर ही रिप्रेजेंट कर बताते हैं। तो ये बात भी सही है। इट एक्सप्लेन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, आइडिया और इवेंट। बिल्कुल, ये अवलोकनों, निष्कर्ष, विचारों और घटनाओं के समुच्चय की व्याख्यान करती है। क्या आपने देखा, क्या आपने निष्कर्ष निकाला, पूरे मॉडल में आपको सब चीज़ दिखाई जाती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। यह किसी प्रक्रिया को निरूपित नहीं करता। बिल्कुल, जब हम किसी निष्कर्ष पर आ रहे हैं, इन्फ्रेंस पर आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन के बाद, तो सीधी सी बात है वहाँ एक प्रोसेस जो है वो भी उसमें दिख रहा होगा। तो इसमें एक प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंट होता है, दिखता है। और ये कहता है निरूपित नहीं होता। तो 4th ऑप्शन ही यहाँ पर ट्रू नहीं होगा, सत्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मार्क 2 एरियाज ऑफ वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी ऑन द मैप गिवन टू यू। आपको एक आलेख दिया गया है जिस पर आपको ज्वालामुखी और भूकंप की सक्रियता के 2 क्षेत्र को क्या करना है, चिन्हित करना है। बच्चों से बोल रही है टीचर। क्षेत्रों के चयन के लिए अपने कारण दीजिए। राइट योर रीजन फॉर सेलेक्टिंग द एरियाज। उनका रीजन भी दीजिए। भूकंप की सक्रियता के लिए मूलाधार दीजिए। गिव अ रेशनल मतलब एक्सप्लेनेशन दीजिए फॉर द अर्थक्वेक इन योर एरिया यू मार्क। जो एरिया आपने मार्क किए हैं उनका, जो अर्थक्वेक के एरिया हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए कि वो आपने क्यों मार्क किए हैं, प्रॉपर वहाँ पर उसका रीजन भी प्रोवाइड कराइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस टास्क। निम्न में से कौन सा कथन इस कार्य का उद्देश्य नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए, अप्लाइंग नॉलेज एंड फाइंडिंग आउट व्हाई अर्थक्वेक हैपन। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई होंगी कि वो बाउंड्रीज पर हैं एरिया, क्या वो सिस्मिक वेव वाले जो जहाँ पर ज़्यादा आ रही हैं वहाँ वाले एरियाज़ हैं। ज्ञान को प्रस्तुत करना और यह जानना कि भूकंप क्यों आते हैं, बिल्कुल ये उससे रिलेट कर रहा है टास्क के। प्रिडिक्टिंग एरिया, बच्चे प्रिडिक्ट कर रहे हैं एरिया वेयर अर्थक्वेक में हैपन। उन क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाना जहाँ भूकंप जो है आ सकते हैं। बिल्कुल, इस एक्टिविटी से ये चीज़ भी जो है यहाँ पर हो रही है।
बिल्डिंग आ रेशनल फॉर अर्थक्वेक एक्टिविटी, क्योंकि वो चीज़ तो टीचर एक्सप्लेनेशन तो वहाँ पर उनसे मांग ही रही है, भूकंप की सक्रियता के लिए मूलाधार का निर्माण करना, वो हमें दिख ही रहा है टास्क में, वो भी बच्चे कर रहे हैं। तो ये सारे पर्पस हैं इस टास्क के, लेकिन एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्चुअल टर्म लाइक मैग्मा, लावा, वॉल्केनिक प्लेट क्या है, मेंटल क्या है, ये इस टास्क का पर्पस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। संप्रत्यय पदों जैसे मैग्मा, लावा, वॉल्केनिक प्लेटें क्या है, मेंटल क्या है, इन आदियों की व्याख्यान करना वो इस टास्क का पर्पस नहीं है। बाकी अब आप याद रखेंगे मैग्मा क्या होता है। देखिए अर्थ के अंदर जब वो हॉट लिक्विड है, जो सेमी लिक्विड रॉक है, जब वो अर्थ के अंदर ही खौलता रहता है तो वो अर्थ के अंदर क्या कहलाता है, वो आपका मैग्मा कहलाता है। लेकिन जब वो वोल्केनो की तरह रूप से निकलकर अर्थ से बाहर आ जाता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर निकलकर बाहर आ जाता है, उस फॉर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए कभी भी सीटेट वाले क्या करेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे कि मैग्मा क्या है, अब आपको असर्शन दे देंगे, है ना, असर्शन दे देंगे, या जैसे अभी S1 और S2 वाला क्वेश्चन था इस तरह से दे देंगे। S1 में क्या लिख देंगे, मैग्मा इज एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड रॉक लोकेटेड अंडर द अर्थ सरफेस, ये लिख देंगे एक में। और एक S2 में क्या लिख देंगे, व्हेन मैग्मा फ्लो ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। अब बात पूछेंगे आपसे S1 सही है या S2 सही है, तो कभी भी सीटेट वाले आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहे, आपको डेफिनेशन पढ़नी है, बस वो पता होनी चाहिए कि वो क्या है, वो टर्म क्या है, कि मैग्मा क्या है, वो हॉट लिक्विड है जो अर्थ के अंदर लोकेटेड है, लेकिन जब वो फ्लो होकर अर्थ के सरफेस पर बाहर आ गया है तो तब वो क्या कहला रहा है, वो लावा कहला रहा है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, हो सकता है इस तरह से आपका क्वेश्चन 2023 में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इट इज़ एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, यह विद्यार्थियों के विषय में सूचना एकत्रित करने एवं प्रतिपादन करने का कृत्य है। तो इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या मूल्यांकन है, क्या असेसमेंट है, और क्या यहाँ पर जो है आपका आकलन है और क्या यहाँ पर मूल्यांकन है, इन दोनों के बारे में यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों में से हमें सेलेक्ट कर बताना है कि क्या यहाँ पर आपका असेसमेंट है, क्या आपका आकलन है, और क्या यहाँ पर मूल्यांकन है। देखिए जो इवैल्यूएशन होता है वो बाद में होता है, वो एक फाइनल होता है जिसमें हम जजमेंट वगैरह करते हैं, तो वो आपका इवैल्यूएशन होता है। लेकिन जो आकलन होता है वो बीच बीच में होता रहता है, उसमें हम बच्चों के जो बीच बीच में कार्य कर रहे हैं उनको देखते रहते हैं और उनको लिखते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इट इज़ एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन, यह विद्यार्थियों के विषय में सूचना एकत्रित करना एवं प्रतिपादन करने का कृत्य है। तो ये आपका सीधी सी बात है, ये असेसमेंट में आ जाता है, ये आपके आकलन में आ जाता है, जिसमें आप बच्चों को देख रहे हैं और बच्चों की जो क्रिया है उनको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट की। फिर क्या है, उसके बेसिस पर आपने एक मूल्यांकन निकाला, आपने एक जजमेंट दिया, आपने क्या करा, इवैल्यूएशन करा। इट इज़ अ पासिंग ऑफ जजमेंट और क्वालिटी ऑफ लर्निंग। तो वहाँ पर पहले तो आपने डेटा को एकत्रित किया, पहले आकलन किया, और फिर आपके उसके बाद ही क्या हुआ, आपका इवैल्यूएशन हुआ, जो बाद में हुआ, उसके बाद उस पर एक रिजल्ट आया, तो वो एक पासिंग का जजमेंट होता है। ये अधिगम की गुणवत्ता पर निर्णय सुनाना होता है, तो ये आपका इवैल्यूएशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही जो है रिलेट करेगा। ए हमारा आकलन के विषय में है और बी जो है वो मूल्यांकन के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जेंडर इक्वलिटी इज इंपॉर्टेंट इन साइंस क्लासरूम, विज्ञान की कक्षाओं में लिंग समानता महत्वपूर्ण है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, निम्न में से क्या सही है ये हमको बताना है। जेंडर स्टीरियोटाइप इन स्कूल कैन लिमिट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट, बिल्कुल विद्यालयों में जो ये लिंग रूढ़िवादिता है ये विद्यार्थियों की शैक्षण अवसरों को सीमित कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे एक लड़का है जिसको आर्ट और क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन गर्ल्स के माइंड में ये है कि लड़के जो हैं वो आर्ट और क्रिएटिविटी में इतने अच्छे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं बच्चा वहाँ पर डर जाएगा और कहीं ना कहीं जो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ पर लिमिट हो जाएंगी। अगर जेंडर स्टीरियोटाइप वहाँ पर है तो वो बिल्कुल बात यहाँ पर सही है। अगर जेंडर स्टीरियोटाइप है तो वो बच्चे की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पर लिमिट कर सकता है। तो ए तो यहाँ पर सही होगा, करेक्ट होगा, और ए करेक्ट होगा तो बी ऑप्शन यहाँ से बाहर हो गया। और जब बी बाहर हो गया तो बी के साथ यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो सी है वो भी क्या बाहर होगा, नहीं जरूरी थोड़ी है सी बाहर हो जाए। तो चलिए पहले सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बाहर हो गया। सिंगल सेक्स स्कूल आर द सॉल्यूशन फॉर जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता का जो समाधान है एकल लिंग विद्यालय है, उसमें तो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही चला जाएगा, और कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप है वो इसी वजह से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट है तो बी आपका यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। फिर सी देखते हैं, बुक अंडर प्रेजेंट फीमेल बोथ इन टेक्स्ट एंड इमेज, पुस्तक के मूल पाठ और चित्रों दोनों में महिलाओं को निम्न निरूपित करती हैं। बिल्कुल इस
पर वर्क करना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा जो आप बुक्स देखते हैं उनमें ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि पापा जो हैं वो वर्क करने जा रहे हैं, मम्मी जो है वो खाना बना रही हैं, इस तरह सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो उनमें क्या होता है ना, बच्चों के माइंड में आ जाता है कि अच्छा घर का काम मम्मी ही करती हैं, पापा तो ऑफिस जाते हैं। तो इस तरह की पुस्तकों में ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं ये स्टीरियोटाइप को वहाँ पर बढ़ाती हैं। तो ये बात भी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी फोर्थ पॉइंट, डी पॉइंट क्या है, बॉयज़ आर मोर कंफर्टेबल विद इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो इसमें तो क्या कर दिया हमने, ये सेंटेंस बोल के ही स्टीरियोटाइप को जो है वहाँ पर बढ़ावा दे दिया। तो ये यहाँ पर सही नहीं है। लड़कियों की अपेक्षा लड़के उपकरणों के उपयोग में अधिक सक्षम होते हैं, ये गलत बात है। तो यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट होंगे वो होंगे ए और सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। अ गुड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैज़ परफॉर्मेंस कंडीशन एंड क्राइटेरियन कंपोनेंट। गिवन आर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्लास में कोई एक कार्य दिया गया बच्चों को और उस ऑब्जेक्टिव में, उस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, परफॉर्मेंस भी होती है, कंडीशन भी होती है और उसमें क्राइटेरिया जैसे कंपोनेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है जो दिया गया है क्लास में, गिवन 10 आइटम, बच्चों को 10 आइटम दिए गए हैं जिसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक जो है आपके सब्सटेंस हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉर्ट आइटम, बच्चे क्या करेंगे, इन्हें सॉर्ट करेंगे इनटू 2 कैटेगरी। सीधी सी बात है, एक मैग्नेट और एक नॉन मैग्नेटिक विद 80% एक्यूरेसी। मतलब यहाँ पर अगर 80% वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसे हम मैग्नेट की कैटेगरी में डाल देंगे। अगर वो 80% मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो हम उसे रिपल्शन के मतलब नॉन मैग्नेटिक में जो है वहाँ पर डाल देंगे। तो ये इस तरह से पूरा है। और इसमें अब हमें मिलान करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 का कि क्या इसमें परफॉर्मेंस कंपोनेंट है। इन यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक तो 10 आइटम है, ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें सॉर्ट कर रहे हैं 2 कैटेगरी में। और क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन जो है, एक क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि 80% एक्यूरेसी वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों का हमें मिलान करना है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट यहाँ पर क्या है कि बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो सॉर्टिंग ऑफ आइटम कर रहे हैं। तो ए का मिलान तो सी से होगा और फर्स्ट का मिलान हमें सी से सेकंड ऑप्शन में ही दिखता है और यही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कंडीशनल कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, वहाँ पर 10 आइटम जो हैं वो 100% हैं, उन वो कंडीशन है वहाँ पर। और क्राइटेरिया, देखिए क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है कि 80% वाले बच्चे ये अंदर आएंगे या 80% वाले बच्चे बाहर हैं, वो क्राइटेरिया में आता है ना, क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं हम किसी भी चीज़ को करने का। तो यहाँ पर क्राइटेरिया बता दिया कि 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर वो 80% एक्यूरेट है तो उसे मैग्नेट में डाल दीजिएगा और अगर वो 80% उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो वो नॉन मैग्नेटिक में चला जाएगा। तो वो क्राइटेरिया है। थर्ड का मिलान बी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। निष्पादन जो संगठन था वो यहाँ पर क्या था, वर्गों में विभाजन, वो निष्पादन है। वहाँ पर वो रिजल्ट निकल कर आया, बच्चों ने सॉर्ट कर दिया दोनों आइटम को, तो वो निष्पादन है, वो रिजल्ट है, ठीक है। फिर क्या है, स्थिति संगठन क्या है, यहाँ पर क्या क्या स्थिति दी गई है, किस पर करना है, दी गई है क्या 10 वस्तुएं दी गई हैं। और मानक, जो मानक यहाँ पर बताया गया है वो क्या है कि 80% जो है वो परिशुद्धता उनमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तीनों कंपोनेंट क्या क्या है वही हमें यहाँ पर बताने थे, किसमें, जो निर्देशित उद्देश्य यहाँ पर टीचर ने बच्चों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रूब्रिक इज एन असेसमेंट टूल। ठीक है, रूब्रिक क्या होता है, एक असेसमेंट टूल होता है, ये एक आकलन का टूल होता है, क्रिएटेड टू एनालाइज स्टूडेंट वर्क, विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रूब्रिक। रूब्रिक एक आकलन का उपकरण है जिसका सर्जन विद्यार्थियों के कार्य के विश्लेषण के रूप में किया जाता है। निम्न में से क्या रूब्रिक के उपयोग का एक लाभ नहीं है। आपने देखा होगा जैसे जो फीडबैक फॉर्म आते हैं उसमें लिखते हैं जैसे गुड परफॉर्मेंस कैसी है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो उस पर टिक करना होता है। इस टाइप से ये एक पूरा चार्ट बनाया जाता है, आपने देखा होगा फीडबैक वगैरह में फॉर्म में ऐसे आते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे कि टीचिंग स्किल कैसी है, गुड, वेरी गुड, नॉट गुड, पुअर, एवरेज, इस तरह से जब वो होते हैं वो होता है आपका रूब्रिक। तो वो एक असेसमेंट टूल है जो एनालाइज करेगा स्टूडेंट के वर्क को। जैसे हम स्टूडेंट के वर्क को भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएटिविटी, उसमें लिख देंगे वेरी गुड। और जैसे अगर उसके पूछेंगे स्पीकिंग स्किल तो उसमें लिख देंगे गुड। तो उसमें वो चीज़ है आपकी, है ना। तो वो क्या है, वो एक असेसमेंट का टूल है, आकलन का टूल है। तो उसका क्या एडवांटेज नहीं है वो हमको यह बताना है। इट हेल्प लर्नर टू जज देयर परफॉर्मेंस, यह शिक्षार्थियों को उनकी निष्पादन समझने में मदद करता है, बिल्कुल। और बच्चे समझ पाएंगे कि कहाँ उनमें कमी है और क्या उनमें कमी नहीं है, कि किस चीज़ में उन्हें अच्छे जो है वहाँ पर टीचर ने उनको मतलब क्राइटेरिया में डिफाइन किया है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या वो वेरी गुड है उस चीज़ में या नहीं है। वो सारी चीज़ें वो अपने आप को जज कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को। इट मेक क्लियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड थ्रू स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यह विशेष प्रकरण द्वारा स्पष्ट करता है कि विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। बिल्कुल, जैसे उसमें
वो डल गया रीडिंग स्किल कैसी है, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है, उसी के बारे में जो है पर्टिकुलर उस क्राइटेरिया के बारे में उस चीज़ में पता चल पा रहा है, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड मोर फीडबैक अबाउट लर्नर टू टीचर, यह शिक्षकों को विद्यार्थियों के विषय में अधिक प्रतिपुष्टि देते हैं, ये अच्छे फीडबैक देते हैं, मोर फीडबैक देते हैं अबाउट लर्नर टू टीचर, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। इट यूज़ फजी टर्म्स टू मेक क्लियर एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यह विशेष प्रकरण को स्पष्ट करने के हेतु अस्पष्ट पदों का उपयोग करता है, ये इसका एडवांटेज में नहीं काउंट होगा। देखिए इसके जो एडवांटेज हैं वो ये तीनों होंगे ऊपर वाले, कि ज़्यादा फीडबैक देता है लर्नर के टीचर को, क्योंकि वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं उसको मज़े से जो है फिल करते हैं, तो वो ज़्यादा टीचर को अवसर देगा फीडबैक के, तो ये भी इसका एडवांटेज है, ये भी इसका कोई एडवांटेज यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट सेल्फ असेसमेंट, स्वयं आकलन के विषय में क्या सही है ये हमको बताना है। देखिए जहाँ बच्चे अपने आप को जांचते हैं, जब अपने आप का खुद से आकलन करते हैं, वो आपका सेल्फ असेसमेंट या क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाता है। स्टूडेंट कैन कंपेयर विद द क्वालिटी ऑफ देयर पीयर वर्क, नहीं, यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थी अपने सहपाठियों के कार्यों की गुणवत्ता के साथ तुलना करते हैं, नहीं, वो तो अपने आप को अपना आकलन खुद से करते हैं, वो चीज़ वहाँ पर करते हैं, तो ये नहीं होती। जब ए नहीं होगा तो 3 ऑप्शन में ए दे रखा है, सब बाहर, आंसर सीधा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी, सी और डी। अब देख लेते हैं ये क्यों सही है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया, यह स्पष्ट प्रकरण पर आधारित होता है, बिल्कुल क्लियर और एग्जैक्ट जो है बच्चा अपने बारे में जान पाता है, तो ये बात भी सही है। इट कैन इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, देखिए जब बच्चा कोई चीज़ नहीं कर पाता होता है तो टीचर बोलते हैं अपने आप अपने अंदर झाँको, अपने अंदर जोश लेके आओ, तो कहीं ना कहीं जब वो अपना खुद से आकलन करता है तो उसको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन वहाँ पर मिलता है। यह आत्मविश्वास प्रयोजन को बेहतर बना सकता है, ये बात भी सही है। उसके बाद इट इज़ क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर, इट इज़ क्रिटिकल नहीं है, हाँ इट इज़ क्रिटिकल, यह आत्मनिर्भर एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों के विकास के लिए तार्किक है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही दिख रही है, तो बी, सी, डी और यहाँ पर जो हो जाएंगे वो हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, कि ये क्रिटिकल है क्या डेवलप करने में, इंडिपेंडेंसी और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाने के लिए उसको, तो बी, सी, डी सही, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें हमें बताना है कि क्या यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन है और क्या यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष है वो है। ये क्वेश्चन 2023 में भी आपको देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, देखिए एक बात बोल दी गई है, जब भी कोई बात बोली जाती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो हमेशा क्या होता है, वो आपका निष्कर्ष होता है। सीधा पॉइंट बता दिया कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या बता दिया, कुछ देखा होगा, ऑब्जर्वेशन करा होगा, उसके बाद ही मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ये बोला गया है कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है नेचर में, तो वो क्या सीधा सीधा दिख रहा है हमको, क्या है वो निष्कर्ष है, वो इन्फ्रेंस है। तो ए हमारा इन्फ्रेंस किस में दिख रहा है, एक तो सेकेंड ऑप्शन में और एक फोर्थ ऑप्शन में, तो ये दोनों में से ही कोई हमारा आंसर होगा कि जो एक चुंबक लोहा होता है अंतरिक्ष धातुओं पर बल लगाता है। The closer a piece of iron is to the magnet, the stronger is the attraction. जितना आयरन का पीस मैग्नेट की तरफ क्लोजर होगा, ठीक है, आयरन का पीस उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। ये जो है वो आयरन पीस की घटना को दिखा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, वो आपका अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। चुंबकीय पदार्थ जितना चुंबक के निकट होगा, क्योंकि एक पदार्थ रखा है वो देख रहा होगा कि और उसी को देख के वो चीज़ वो बोल रहा है कि चुंबकीय पदार्थ जो है जितना चुंबक के निकट होगा आकर्षण बल उतना ही सुदृढ़ होगा, तो वो चीज़ एक क्रिया हो रही है और उस क्रिया को उसने लिख दिया है, तो वो आपका क्या है, अवलोकन। और फिर उससे एक निष्कर्ष है क्या, कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, वो एक निष्कर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, ए हमारा इन्फ्रेंस है और बी हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है। तो इस तरह से हमने ये पैडागोजी के आज के क्वेश्चन देखे 20 जनवरी के। इसके बाद जो पेपर है वो सीधा आपका 21 और 22 तारीख में नहीं हुआ था, सीधा 23 से जो था पेपर आपके शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्लास में हम वो कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने